हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा ग्रुप थियरी का अगला लेक्चर है और लास्ट लेक्चर तक हमने डिटेल में एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलों को कवर किए थे, है ना। उनके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखे थे हमने अच्छे से, है ना। वो क्या कहता है एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या था, वो सारी चीज़ अपन ने डील किए थे। तो आज हम आज के क्लास में उसके ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस लेंगे, है ना। और हमारे जो इक्का दुक्का बचा हुआ टॉपिक है वो करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। मतलब इस यूनिट को आप बात कर सकते हो, चैप्टर तो ख़त्म नहीं हो सकता, पूरा मेन ग्रुप थ्योरी बाकी है, सब ग्रुप एंड रिलेटेड कंसेप्ट। तो इस यूनिट का समाप्त हो जाएगा इसी लेक्चर में, आप बोल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिया है ना, कुछ क्वेश्चंस लिया है। उन क्वेश्चंस को एक बार डील करूंगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, है ना। ऑलरेडी आप एडिशन मॉड्यूल आखिरी के लेक्चर में समझ गए हो, एडिशन मॉड्यूल ऑपरेशन क्या मीन करता है ना। और मैं कहीं ना कहीं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया था कि एडिशन मॉड्यूलो ऑपरेशन के अंडर पे अगर मैं इस सेट को कंसीडर करूं तो ये एक ग्रुप बनता है ना। इनफैक्ट ग्रुप ही नहीं, एबिलियन ग्रुप होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो एन। सही है, ठीक है। ये ग्रुप ही नहीं, एबिलियन ग्रुप आप बोल सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो। सही है, चलो। तो ये चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था, इनवर्स वगैरह निकालना था। और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो भी सेम आप जानते हो, 1 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो इस सेट को नहीं लेता है। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो किसको लेगा? 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 अप टू n-1 तक वो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n के अंडर पे ग्रुप बनाता है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे कंडीशन है, हर वक्त ये ग्रुप नहीं बनता है। ये ग्रुप तभी बनता है जब आपका n एक प्राइम नंबर होता है। आपका मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n जो है और सेट भी आपका n-1 पे जाके समाप्त होता है, तो वो n एक प्राइम नंबर अगर होता है तभी जाके वो ग्रुप बनता है। यहाँ तक अपन ने डिटेल में डिस्कस किए थे। अभी उसका प्रूफ तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था और मैंने करा के भी दिया था कि कैसे उसको एग्जाम में आप लिखोगे। बट अगर वही एडिशन मॉड्यूलो को आपको प्रूफ करने दे दिया एग्जाम में, तो लिखोगे कैसे उस जगह पे बच्चे स्ट्रगल करते हैं। तो वो एक बार मैं ज़रूर करके देता हूँ, मैं लिख के रखा, आप एक्सप्लेन करूँगा। जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं लिख के दे दूँगा, आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली। सही बात है, क्लियर। उसको समझिए अच्छे से कि एग्जाम में लिखेंगे कैसे, आंसर को कैसे राइट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ तो वही गिने चुने 4-5 प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करोगे वो भी क्लियर था, वो भी समझा के दे दिया था। बट उसको लिखोगे कैसे, उस चीज़ को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एसोसिएटिविटी यहाँ पे प्रूफ करने के लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क दिखाना पड़ेगा विद एन ऑपरेशन मॉड्यूलर अरिथमेटिक, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको एक चीज़, है ना, और देन मैं आगे प्रोसीड करूँगा। ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ खाली जगह है, मैं ये ऑपरेशन आपको समझा देता हूँ। ये जो एडिशन मॉड्यूलो में हम लोग बोलते थे ना दोस्त, एडिशन मॉड्यूलो में हम लोग बोलते थे कि अगर मैं कभी भी लिख देता हूँ a एडिशन मॉड्यूलो n b, उसका मतलब क्या कि a प्लस b को जब आप n से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो है एडिशन मॉड्यूलो का मतलब, ठीक है। तो इसी चीज को ना दोस्त अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। a मान लीजिए प्लस b मॉड n, ठीक है। ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक को आप समझ के रखो। मतलब a प्लस बी को आप अगर n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, इस सिंबल का मतलब ही है वही, इज इक्वल टू r। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस चीज को प्रूव करने के लिए अपने कोई प्रॉपर्टी का जानकारी होना चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी क्या है जरा ध्यान से देखिएगा आप, जो हमने यहाँ पे अप्लाई किए वो प्रॉपर्टी है आपका कि भाई अगर कभी भी आपको ऐसा चीज लिखा जाए a प्लस बी मॉड n, सही बात है, ठीक है। तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, उसको आप ऐसे लिख सकते हो a मॉड n प्लस b मॉड n, ठीक है, और उसी का होल मॉड n। बात समझ रहे हो, ठीक है। यही प्रॉपर्टी यहां पे अपन ने यूज कर रखे। अच्छा, अभी ये आया कैसे समझते जरा, आया कैसे समझते जरा। देखो दोस्त, a प्लस अगर मैं कभी भी लिखूँ ना a मॉड n, तो उसका मतलब आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब क्या है कि जब a को आप n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, r1। मान लेते हैं r1 आ रहा है रिमाइंडर,
ठीक है। सिमिलरली मैं मान लेता हूं जब b को n से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आ रहा है R2। अभी मेरे को ये निकालना है a प्लस बी मॉड n। तो a प्लस बी मॉड n का मतलब क्या है? a प्लस बी मॉड n का मतलब है कि a प्लस बी को जब r से डिवाइड करोगे तो अगर a को n से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर R1 आ रहा है तो क्यों हम डिवीजन एल्गोरिदम से उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो b के जगह पे तो n आ गया और q के जगह पे आप q1 लिखो क्योंकि यहाँ पे q2 लिखोगे और प्लस r1 आ गया। सही बात है, क्लियर है? अच्छा, और ये जो रिमाइंडर होता है इसका ऊपर कंडीशन क्या होता है? डेफिनेटली वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। दैट इज n से हमेशा छोटा होता है, n के इक्वल नहीं हो सकता, n से छोटा होगा। बहुत बढ़िया। सिमिलरली मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? यहां से लिख सकता हूं b इज इक्वल टू n से डिवाइड कर रहे हो तो n q2 प्लस r2, जहां पे r2 का वैल्यू किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा और n से हमेशा छोटा होगा। तो अभी हमें ये निकालना है कि a प्लस बी मॉड n निकालना है, यही है तो हमारा प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूफ में बता रहा हूं आपको, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? a प्लस बी अभी करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? a प्लस बी, इधर आ जाएगा n कॉमन चला जाएगा q1 प्लस q2 और इधर आ जाएगा r1 प्लस r2। तो देखो जरा ध्यान से कि यहां से क्या समझ आ रहा है। q1 प्लस q2 तो एक और इंटीजर होगा डेफिनेटली, q1 प्लस q2 को मैं q बोल सकता हूं, एक और इंटीजर होगा मान लीजिए, ऑब्वियसली ये एक और इंटीजर होगा। बात समझ में आया ना? अच्छा, तो यहां से मैं क्लियरली एक चीज लिख सकता हूं ना कि a प्लस बी को जब n से डिवाइड करेंगे तब जो रिमाइंडर आएगा वो r1 प्लस r2 आएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो a प्लस बी को जब आप n से डिवाइड करोगे तब जो रिमाइंडर आएगा वो r1 प्लस r2 आएगा। सही बात है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। बट यहां पे ना दोस्त एक लफड़ा है, अगर आप r1 प्लस r2 लिख के छोड़ देते हो तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों जानते हो? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे क्या r1 प्लस r2 तरीके से तो देखें तो r1 प्लस r2 ही आना चाहिए बाय डेफिनेशन, बट ये r1 प्लस r2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूं। r1 प्लस r2 अगर ये सिर्फ होता, ठीक है, तो r1 का मैक्सिमम वैल्यू n है, r2 का मैक्सिमम वैल्यू n है, ठीक है। तो r1 प्लस r2 का जो वेरिएशन है वो कहां से कहां तक हो रहा है? 0 से ट्वाइस n तक। 0 के इक्वल तो हो सकता है बिकॉज r1 r2 बोथ कैन बी 0 और दोनों n कभी हो नहीं सकता है, तो ट्वाइस n से हमेशा छोटा होगा। तो वो तो n को भी एक्सीड कर दिया ना, ठीक है। तो ये एक कंट्राडिक्शन टाइप का नहीं आ रहा है कि a प्लस बी को जब आप n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो r1 प्लस r2। अभी अगर वो n से भी एक्सीड कर जाएगा तो कैसे होगा? समझ में आ रहा है ना? n से भी अगर वो एक्सीड कर जाएगा तो कैसे होगा? क्योंकि r1 प्लस r2 का वैल्यू जो है वो तो n से छोटा होना चाहिए क्योंकि डिवाइजर तो यहाँ पे n है। तो अगर वो n से एक्सीड कर जाएगा तो कैसे होगा? तो उसको n से छोटा करने के लिए एज आप देख रहे हो r1 प्लस r2 मे और मे नॉट, ठीक है, एक्सीड कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, बट अगर कर देता है तो क्या करोगे? अगर कर देता है तो गड़बड़ हो जाएगा r1 प्लस r2 लिखना। समझ रहे हो ना? तो उस चीज को सेफ साइड में रखने के लिए यहां पे मेरे को अगेन मॉड n लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? क्लियर है? ताकि मान लो अगर n का वैल्यू 5 होता है और यहां पे अगर 6 आ गया तो 6 जब अगेन 5 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। और अगर यहां पे 4 आता है और n का वैल्यू 5 है तो 4 5 से डिवाइड होके तो 4 ही आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर n से छोटा होता है r1 प्लस r2 तब तो कोई इशू है ही नहीं, और अगर n से बड़ा होता है तब भी क्या होगा? तब वो वापस मॉड n अगर मैं लगा दूंगा तो वापस वो n से डिवाइड होके जो रिमाइंडर आएगा वही तो होगा ना आंसर, और वो ऑब्वियसली n से छोटा होगा, ठीक है ना। तो बाय डेफिनेशन मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिदम कि a प्लस बी को जब n से डिवाइड मारूंगा तो ऑब्वियसली जो रिमाइंडर है वो n से छोटा ही आना पड़ेगा। बट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पशन यहाँ पे जो आपने लिए हो r1 प्लस r2, वो आपको एग्जाम्पशन नहीं है, ऊपर वाले डेफिनेशन से आपको पता चल रहा है r1 प्लस r2 तो n से बड़ा भी हो सकता है। तो अगर बड़ा हो जाता है तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। अगर बड़ा हो जाता है तो r1 प्लस r2 लिखना गलत हो जाएगा, अगर छोटा होता है तो r1 प्लस r2 लिखना कोई दिक्कत नहीं। अगर r1 प्लस r2 का वैल्यू n से छोटा है तो यही लिखना कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है। बट अगर बड़ा हो जाता है तो कंट्राडिक्शन आ जाएगा ना। उसी चीज को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे वापस मॉड n लगा दिया। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी आप r1 का वैल्यू और r2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए आपके पास ऊपर वाला रिलेशन आ जाएगा।
ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक को हम प्रूफ करते भाई। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं हम कैसे प्रूफ करते हैं इसको, एक एबिलियन ग्रुप। तो देखो दोस्त, अगर एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है तो मेरे को पांचों प्रॉपर्टीज को फॉलो करके दिखाना पड़ेगा कि ट्रू है, पांचों के पांचों प्रॉपर्टीज को। तो पहला प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं सेट से सबसे पहले दो एलिमेंट पिक करूंगा, उन दोनों को ऑपरेट करूंगा अंडर द गिवन ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो, एंड देन उसका जो रिजल्ट आएगा वो उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, तो मैंने ए और बी कोई भी दो एलिमेंट पिक कर लिया, बिलोंग्स टू जेड एन, मतलब ऑब्वियसली ए और बी 0 से n-1 के बीच में से ही कुछ ना कुछ होगा। देन ए एडिशन मॉड्यूलो बी, उसका मीनिंग क्या आ रहा है, रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई n, मतलब उसका मीनिंग आ रहा है कि जब a प्लस बी डिवाइड बाई n होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, जो आप ऑलरेडी जानते हो। तो देखो क्या लिखा गया है, बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a प्लस बी बराबर nq प्लस r। अगर मैं a और b के a प्लस बी n से डिवाइड करता हूं तो ऑब्वियसली मेरे पास एक क्वोशिएंट q आएगा और रिमाइंडर r आएगा जो यूनिक होगा, और ये रिमाइंडर का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल भी हो सकता है, और n से हमेशा छोटा होगा, है ना, n से छोटा होगा यानी कि n-1 तक के इक्वल हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, n से छोटा मतलब क्या, लास्ट क्या आएगा, n से पहले कौन है, इंटीजर n-1 है, क्योंकि इंटीजर्स का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, तो यहां से मेरे को क्लियरली मालूम पड़ गया भाई कि अगर डिवीजन एल्गोरिथम से ये मेरे को पता चल रहा है कि a प्लस बी को जब मैं n से डिवाइड करूंगा तो एक यूनिक क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएगा, तो मैं यहां से क्लियरली लिख सकता हूं ना कि a प्लस बी मतलब को जब n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर r आएगा, मतलब क्या कि a एडिशन मॉड्यूलो b का वैल्यू ही r है। वही तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, a एडिशन मॉड्यूलो b का वैल्यू अगर r होता है तभी तो a प्लस बी इक्वल टू nq प्लस r होगा ना। क्लियर है क्या, जैसे यहां से लिखे थे ना हमने, इस लाइन से ये लाइन कैसे लिखे, वही कंसेप्ट तो यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमको डिवीजन एल्गोरिथम से पता चल गया 0 से n-1 के बीच में है, और अगर वो 0 से n-1 के बीच में है तो गारंटेड कि इसका जो आंसर है वो, क्योंकि 0 से n-1 के बीच में सारे नंबर्स तो इसी सेट में बिलोंग कर रहा है ना, तो अगर इसी सेट में बिलोंग कर रहा है तो ये r जो होगा वो उसी सेट में बिलोंग करेगा। मतलब a और b जो दो एलिमेंट हमने पिक किए थे सेट से, उन दोनों को ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आया हमारे पास, वो रिजल्ट उसी सेट में बिलोंग कर रहा है, जो किसका पहचान है, क्लोजर प्रॉपर्टी का पहचान है। तो इसी जगह से हम तुरंत बोल सकते हैं कि ये सेट जो है वो इस ऑपरेशन के अंडर पे क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आया ना। एंड सो Zn इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो n। बात समझ आया, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं चीजों को, ध्यान से देखिएगा। आगे हम कंसीडर करते हैं, जैसे अभी हमारा पार्ट आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए दोस्त हमारे पास कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो हमने कंसीडर कर लिए ABC 3 एलिमेंट। ऑब्वियसली वो तीनों के तीनों एलिमेंट्स कहाँ के एलिमेंट्स होंगे, उसी सेट के एलिमेंट्स होंगे। 0 से n-1 के बीच में कोई भी 3 एलिमेंट होगा, कौन होगा मैं नहीं जानता, मैं आर्बिट्ररी 3 एलिमेंट कंसीडर किया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करना है, तो मामला क्या है आप समझ ही रहे होंगे, है ना। A एडिशन मॉड्यूलो B ब्रैकेट एडिशन मॉड्यूलो C किसके इक्वल होना पड़ेगा, A एडिशन मॉड्यूलो N फिर ब्रैकेट B एडिशन मॉड्यूलो C, उन दोनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा, जो हम पढ़ते आए हैं A स्टार B होल स्टार C इज इक्वल टू A स्टार होल B स्टार C। ठीक है, उसको दिखाना पड़ेगा इक्वल। चलो, तो अगर मैं इसको डील करूं, है ना, इस चीज को जैसे मैं लिखने जाऊंगा तो मेरे पास एक फिक्स्ड फॉर्मेट होना चाहिए ना, जिस वे को फॉलो करते हुए मैं उसको इंटरप्रेट कर पाऊं। सही बात है, ठीक है। तो इस एसोसिएटिविटी को लॉजिकली प्रूफ करने के लिए ही मैंने आपको ये चीज समझाया। हालांकि ये सिलेबस में मॉड्यूलर अरिथमेटिक दिया नहीं है, समझ में आ रहा है, नंबर थ्योरी का पार्ट है, बट फिर भी अगर इसको आप समझ नहीं पा रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा बोला इसको डील करने में। दैट्स वाई अपन इसको बता रहे हैं यहाँ पे। तो अब कहानी समझे होंगे थोड़ा बहुत, है ना। तो A एडिशन मॉड्यूलो B एडिशन मॉड्यूलो C को हमने क्या लिख दिया, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इसको एज इट इज रख दिया, इसके साथ छेड़खानी नहीं किया, मैंने इसको ब्रेक किया। तो इस एडिशन मॉड्यूलो का मतलब ही क्या है, समथिंग एडिशन मॉड्यूलो समथिंग। उसका आंसर क्या होगा, इन दोनों का एडिशन आएगा और यहाँ पे मॉड n आएगा। ये देखो ना लिखा हुआ है A एडिशन मॉड्यूलो n, B का मतलब क्या है A प्लस बी मॉड n। तो
तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, एडिशन मॉड्यूलो नहीं, ऐड कर दिया और मॉडर्न लगा दिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अभी ए एडिशन मॉड्यूलो बी को अगेन आप ब्रेक कर सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी मॉडर्न विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ए प्लस बी मॉडर्न। क्लियर है? और यहां से जो मैंने ये पार्ट लिखा उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि मैंने सी को सी मॉडर्न लिख दिया, सी को मैंने सी मॉडर्न लिख दिया। क्यों लिखा है इसे? क्योंकि देखो भाई सी जो है वो इसी सेट का एक एलिमेंट है। अभी अगर सी इसी सेट का एलिमेंट है तो सी डेफिनेटली एन से तो छोटा ही होगा, क्योंकि सी अगर इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो सी मैक्सिमम क्या हो सकता है? n-1 हो सकता है। इस सेट में n-1 से बड़ा तो है ही नहीं, तो सी डेफिनेटली n से छोटा होगा। तो अगर सी n से छोटा है तो सी को n से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर तो सी ही आएगा ना। सी को n से डिवाइड करने के बाद दैट इज सी मॉडर्न, जो रिमाइंडर आएगा वो सी ही तो आएगा। 5 को 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर तो 5 ही आता है ना। तो उसी लॉजिक से मैंने इसको क्या कर दिया? सी को सी मॉडर्न लिख दिया। और लिखने के पीछे एक और साजिश था। वो क्या था? वो ये था ताकि ये इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। ये दिख रहा है आपको? ये फॉर्मूला, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूले में ये कन्वर्ट हो जाए। तो अभी आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे मॉडर्न मॉडर्न मॉडर्न, ये सारे मॉडर्न को हटा करके आप ए प्लस बी इंटू मॉडर्न लिख सकते हो। तो वही चीज हो गया, यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पे सी है, दोनों को ऐड कर दिया, मॉडर्न बाहर लिख दिया बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलर अरिथमेटिक। क्लियर है? अच्छा, अभी तो आप जानते हो प्लस के अंडर में सारे एलिमेंट्स एसोसिएटिव होते हैं, इंटीजर्स एसोसिएटिव होते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी को ए प्लस बी प्लस सी तो लिख ही सकते हो। ये तो प्लस है, ये तो एडिशन मॉड्यूलो नहीं है ना, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और बाहर मॉडर्न है। और फिर उसके अगले लाइन पे रिवर्स किया हमने, वापस वही प्रॉपर्टी लगा दिया कि ए मॉडर्न प्लस बी प्लस सी मॉडर्न और बाहर मॉडर्न। सही बात है। तो ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? देखो ये क्या आ गया, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसको आप एक लाइन बढ़ा के लिख दो ऐसे, है ना। इसको एक लाइन बढ़ा के लिख सकते हो ना, एक स्टेप स्किप हो गया कि आप ऐसे लिख सकते हो। ए मॉडर्न को तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? ए मॉडर्न को ए ही लिख सकते हो आप। एडिशन मॉडुलो, हाँ ए एडिशन मॉडुलो, हाँ ए मॉडर्न को तो आप ए ही रख सकते थे यहाँ पे, इसमें तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अदरवाइज आप प्रॉपर्टी लगाओ ना लगाओ कोई खास फर्क नहीं पड़ता है उसके बाद से। मेरे ख्याल से और इजी किया जा सकता था इसको, एडिशन मॉडुलो, हाँ और इजी कर दो, थोड़ा सा इजी कर देते इसको। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए को ए ही रहने देता हूँ, बी प्लस सी को, अच्छा बी प्लस सी को तो मैं बी प्लस सी मॉडर्न लिख नहीं पाऊंगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगा ना। बी प्लस सी, क्योंकि बी प्लस सी तो एन से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलो वही प्रॉपर्टी लगा देते, ए मॉडर्न प्लस बी प्लस सी मॉडर्न, सही बात है। और यहाँ पे बाहर आ गया मॉडर्न, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको विजुलाइज कैसे कराऊंगा चीजें। बी प्लस सी मॉडर्न क्या हो जाएगा? बी प्लस सी मॉडर्न क्या हो जाएगा? ए मॉडर्न को मैं ए ही लग देता हूँ और बी प्लस सी मॉडर्न को बी एडिशन मॉडुलो सी लिख सकता हूँ, है ना। और ये क्या आ गया? ये बाहर मॉडर्न आ गया ना, ठीक है। तो अभी इन दोनों का समेशन और बाहर मॉडर्न को इजीली हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए एडिशन मॉडुलो और ब्रैकेट के अंदर बी एडिशन मॉडुलो सी। बात समझ में आया? तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? तो यहां से देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इजीली प्रूफ हो गया। उसके बाद तो आइडेंटिटी इनवर्स आता है जो आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? 0, और इनवर्स एलिमेंट कौन होता है? n-, उसको लिखेंगे कैसे देख लीजिए। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n एंड 0 बिलोंग्स टू zn, इनवर्स 0 होता है क्योंकि 0 इस सेट में बिलोंग भी कर रहा है और 0 इस प्रॉपर्टी को फॉलो भी कर रहा है। देख लीजिए, a एडिशन मॉडुलो 0 को आप a प्लस 0 मॉडर्न लिख सकते हो, विच इज a मॉडर्न, और a मॉडर्न को वैल्यू तो a ही होगा। अभी मैंने यहाँ पे समझाया था, इस सेट का कोई भी एलिमेंट आप पिक कर देते हो तो उसी का मॉडर्न उसी के इक्वल होगा। क्लियर है? सिमिलरली 0 एडिशन मॉडुलो a अगर करते हो वो भी a के ही इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल आ गया, ये दोनों a के इक्वल आ गया, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया और जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो उस सेट में बिलोंग भी कर रहा है, तो सब तरफ से खुश, तो हम भी खुश। तो सो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन Z, प्रूफ हो गया। उसके बाद आपके पास बचता है क्या प्रूफ करने के लिए? इनवर्स। तो हम जानते हैं इनवर्स एलिमेंट जो है वो कौन होता है? n-a होता है। बट लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर a का वैल्यू 0 हो जाता है तो क्या इनवर्स एलिमेंट n होगा? नहीं।
आप बोलोगे सर इन्वर्स एलिमेंट तो इस सेट में एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है, एन कहाँ है इस सेट में, एन तो है भी नहीं। तो ये अगर जीरो होता है तो इन्वर्स एलिमेंट तो जीरो ही होगा, क्योंकि एन को जब वापस एन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो जीरो ही आएगा दोस्त। सही बात है, क्लियर है। इसीलिए इसको दो पार्ट में लिखा गया है। लेट ए बिलोंग्स टू जेड एन, इफ ए इज इक्वल टू जीरो, ए अगर जीरो होता है देन जीरो एडिशन मॉड्यूलो जीरो इज इक्वल टू जीरो, सो जीरो इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। इसको मैंने अलग लिख दिया। और अगर ए नॉन जीरो होता तो क्या होता, देखो तो इनवर्स एलिमेंट कौन है, n माइनस है। मैंने आपको अच्छे से डिटेल लॉजिक के साथ लास्ट क्लास में बताया था, उसी को लिखने का तरीका बता रहे। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, देन a लाइज बिटवीन 1 से n माइनस 1। ऑब्वियसली अगर a जीरो नहीं है तो इस सेट में और कौन कौन बचता है, 1 से n माइनस 1 तक ही तो बचता है ना भाई, 1 से n माइनस 1 तक ही तो बचता है। तो ये 1 से n माइनस 1 हो जाएगा। फिर मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं n माइनस ए लाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो -1 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। ऑब्वियसली 2 लेस देन 3 है तो -2 ग्रेटर देन -3 होगा, ठीक है ना। फिर मैंने n को ऐड कर दिया, तो जैसे ही n को ऐड कर दिया यहाँ पे n-1, यहाँ पे आ गया n-a और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। तो इसको पलट के लिख दिया, तो ये n-a का वैल्यू 1 से n-1 के अंदर हो गया। तो अगर n-a 1 से n-1 के अंदर हो गया तो यहाँ से मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि ये जो n-a जो एलिमेंट है वो इसी सेट का एलिमेंट है। ये जो n-a जो एलिमेंट है वो इसी सेट का एलिमेंट है, क्योंकि वो 1 से n-1 के अंदर बिलोंग कर रहा है। क्लियर है। एंड देन आप क्या करोगे, इनवर्स प्रॉपर्टी शो करोगे, हो जाएगा काम। आप नोट कर लीजिएगा, हाँ पॉज करके नोट कर लीजिएगा सारे कहानी, है ना। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप क्या लिख पाओगे कि ये तो n-a तो z में बिलोंग कर गया। ऑल्सो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑल्सो मैं लिख पाऊंगा ना कि इस एलिमेंट को इनवर्स का प्रॉपर्टी को शो करना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू zn वी हैव a के साथ एडिशन मॉड्यूलो अगर लेता हूं n-a का, ठीक है, तो वो कितना आएगा, a प्लस n-a मॉड n आएगा। सही है, तो ये आ जाएगा n मॉड n। सही बात है। और n मॉड n का आंसर कितना होगा, n को जब n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो जीरो ही आएगा ना, विच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो a स्टार b का वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाता है। हम जानते हैं ना, वही चीज कर रहे हैं। तो n-a एडिशन मॉड्यूलो a अगर करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, n-a प्लस a मॉड n का आंसर कितना आ जाएगा, n मॉड n विच इज इक्वल टू 0। बात समझ में आया, क्लियर है। चल देयरफॉर n-1 is the inverse element of a with respect to addition modulo n, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल दो for all a belongs to zn। सही है, सही बात है। तो यहां तक कंप्लीट हो गया। तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी therefore every element in Zn has its inverse in Zn। यही तो होता है ना इनवर्स प्रॉपर्टी की, a स्टार b इक्वल टू e इक्वल टू b स्टार a अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो हम क्या बोल देते हैं कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स जो है वो उधर ही प्रेजेंट होगा। सही बात है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स जो है वो उधर ही प्रेजेंट होगा, उसी सेट में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। देयरफॉर हम इजीली बोल सकते हैं Zn कॉमा एडिशन मॉड्यूलो n इज अ ग्रुप। ये ग्रुप प्रूफ हो गया, ठीक है। उसके बाद आप एबिलियन ग्रुप अगर प्रूफ करना चाहते हो तो आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आता है पिक्चर में, ठीक है। तो उसको आप कंप्लीट करोगे तो हो जाएगा। सही बात है, तो उसको कंप्लीट करोगे तो हो जाएगा। एडिशन मॉड्यूल नंबर 5 मान लीजिए, ठीक है। तो नाउ a स्टार b होता है ना, तो आप क्या करो, a एडिशन मॉड्यूलो b इज इक्वल टू a प्लस b मॉड n, और a प्लस b मॉड n को मैं b प्लस a मॉड n लिख सकता हूं बाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और उसी को मैं b एडिशन मॉड्यूलो a के इक्वल लिख सकता हूं,
ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेटली इक्वल आ गया। अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो अपन क्या बोल सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप का प्रूफ और जनरल प्रूफ है उसके अंडर में कुछ क्वेश्चंस भी मैंने लिया है कि छोटे छोटे प्रूफ भी इस तरीके का पूछा जा सकता है, बट जनरल अगर प्रूफ आपको पूछा जाए तो मैंने दोनों आपको करा दिया अच्छे से। ठीक है, अभी कोई डर की बात नहीं है, अभी कुछ भी आ जाए एग्जाम में कर लोगे आप। ठीक है, देयरफॉर आप खुद से लिख दीजिएगा, देयरफॉर Zn also satisfies commutative property with respect to addition modulo n, and hence it is an abelian group with respect to the property addition modulo n। ठीक है, तो इसी के साथ साथ Zn जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आप बोल सकते हो। ठीक है, फाइनाइट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये एक एडिशन मॉडुलो के अंडर पे एक एबिलियन ग्रुप हमने प्रूफ कर दिया। सही बात है। ठीक है, जो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात है वो क्या है कि यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है। ये सेट डायरेक्टली सिंबल देके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड सिंबल ही याद रखिएगा। ठीक है, आपको डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे भी पूछ देगा कि Z5 एडिशन मॉड्यूलो 5 के अंडर पे ग्रुप है कि नहीं बताओ। आप तो जानते हो कि Zn एडिशन मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है, तो ग्रुप तो होगा ही होगा। सही बात है, क्लियर है। अगर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम है तो डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो, अदरवाइज आपको चेक करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए, बट एक चीज गौर से देखिएगा, अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n-1 पे खत्म हो रहा है। मतलब पूरा आपका सेट में n एलिमेंट्स है, पूरा सेट में कितना एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है। 1 से n-1 तक n-1 एलिमेंट्स, और 0 को ले लेंगे साथ में तो एक और एलिमेंट आ जाएगा। तो पूरा सेट में n एलिमेंट्स है, इसीलिए Zn लिखा गया है। बाकी वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और n-1 पे खत्म होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो Z5 का अगर बात करूं तो वो 0 से 4 तक आएगा। क्लियर है, तो ऐसे आपको बोला जा सकता है Z5 एडिशन मॉड्यूलो 5 के रेस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है, Z6 एडिशन मॉड्यूलो 6 के रेस्पेक्ट में होगा, Z7 एडिशन मॉड्यूलो 7 के रेस्पेक्ट में होगा, एंड सो ऑन, चलता जाएगा कहानी। ठीक है, बट इस तरीके फाइनाइट क्वेश्चन अगर आ जाए तो मैं उसको वही पुराना जो आपको बताया गया था कॉम्पोजिशन कैली टेबल बना के भी आप कर सकते हो उसको। तो एक आध में दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, एक आध में लिख के दिखा दूंगा कैसे करेंगे एग्जैक्टली, एंड देन आगे आप खुद से प्रोसीड कर सकते हो चीज़ों को। सही बात है, क्लियर है। तो इतना दिक्कत वाली बात नहीं है यार, ये सब इजी चीज़ है, आराम से आप पकड़ सकते हो चीज़ों को। तो चलिए देखते हैं अगला वाला पॉइंट। तो चलिए देखते हैं, एक आध क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। अगर इस तरीके का फाइनाइट एलिमेंट्स देकर के आपको पूछा गया तो, है ना। फाइनाइट सेट तो पहले वाला भी था, बट Z5 अगर दिया गया, Z4 Z5 Z6 ये सब अगर, तो आप इजीली उसको कर सकते हो। कैसे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। Z5 जो है वो क्या है, वो 0 से लेकर के 4 तक है। Z5 जो है वो क्या है, 0 से लेकर के 4 तक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट अस कंस्ट्रक्ट द कॉम्पोजिशन टेबल। कॉम्पोजिशन टेबल बनाते चलिए। कॉम्पोजिशन टेबल कैसे होते हैं आप खुद भी जानते हो, मेरे से बेहतर जानते हो, और ये आसान भी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट इधर 5 एलिमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा एडिशन मॉड्यूलो 5, 0 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स इधर आ गया, और 0 1 2 3 4 सारे एलिमेंट इधर आ गया। सही बात है, क्लियर है। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले अगर मैं 0 और 0 को ऑपरेट करता हूँ अंडर एडिशन मॉड्यूलो 5, तो क्या होगा, 0 + 0 को जब 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। 1 + 0 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 5 को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 6 को डिवाइड करोगे 5 से तो अच्छा यहाँ पे 0 आ जाएगा। सही है, और फिर यहाँ पे 3 आएगा, 4 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा, मान लीजिए 4, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3।
सही बात, ये हो गया आपका पूरा पूरा कॉम्पोजिशन टेबल। तो फाइनाइट एलिमेंट्स होने से ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कॉम्पोजिशन से जो भी आंसर आया, मतलब यहां पे जितने भी एलिमेंट्स आया वो सारे के सारे इसी सेट का एलिमेंट आया। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूं ना कि फ्रॉम दिस कॉम्पोजिशन टेबल इट इज क्लियर दैट द सेट Z5 इज क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 5, क्योंकि जितने भी आंसर आ रहा है वो सारे के सारे इसी ग्रुप का ही तो एलिमेंट आ रहा है ना दोस्त। क्लियर है, बात समझ में आया? ठीक है। एसोसिएटिविटी को अगर प्रूव करना चाहते हो तो वही आप जो अभी मैंने मॉड्यूलर अरिथमेटिक से तरीका बताया था उसी से कर सकते हो। एसोसिएटिविटी से अगर करना चाहते हो तो अभी जो मॉड्यूलर अरिथमेटिक वाला तरीका बताया था ना, तो बस n के जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब भी आप a प्लस फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू Z5 करोगे तो, और कॉम्पोजिशन टेबल से भी आप लिख सकते हो, दोनों ही क्लियर है ना। तो a एडिशन मॉड्यूलो b एडिशन मॉड्यूलो c, यहाँ पे आप बस क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, तो मॉड n के जगह पे मॉड 5 आएगा, बाकी सब सेम रहेगा, बस n के जगह पे 5 आ जाएगा और कुछ भी नहीं, बाकी पूरा पहले वाले प्रूफ की तरह सेम है। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 और 0 बिलोंग भी कर रहा है सेट में, है ना। और क्लियरली ये पता भी चल रहा है कि ये क्या है कि a एडिशन मॉड्यूलो 5 0 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 एडिशन मॉड्यूलो a। ये चीज लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर भी काट देगा ना। लिखना वैसे ही है जैसे मैं पहले वाले क्वेश्चन में लिख करके दिया था, ठीक है। बस एक्स्ट्रा आप यहाँ पे कॉम्पोजिशन टेबल बना देना, है ना, और लिख दीजिएगा अकॉर्डिंगली। समझ में आ रहा है? बाकी सब कुछ लिखना विखना सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं है उसमें। सही बात है, ठीक है। और इनवर्स एलिमेंट में लास्ट में जितना लिखा था उतना लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है इनवर्सेस कौन है। इन सभी का इनवर्स कौन हो जाएगा, आप डायरेक्टली इनवर्स में इतना लिख देना, वी हैव इनवर्स एलिमेंट्स ऑफ कौन कौन, 0 1 2 3 4 R। 0 का इनवर्स तो 0 ही होगा, 1 का इनवर्स क्या होगा, n माइनस a। n कितना है, 5 माइनस 1 4, फिर इसका 3, इसका 2, इसका 1, है ना। विच बिलोंग्स टू द सेट Z5, ठीक है। सच दैट क्या होगा, a एडिशन मॉड्यूलो b इज इक्वल टू b एडिशन मॉड्यूलो a इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू Z5, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कमेंट कर दोगे कि देयरफॉर द सेट Z5, therefore each and every element of this set has inverse in Z5, ठीक है। तो यहां से इनवर्स भी प्रूफ हो जाएगा। और कॉम्यूटेटिविटी तो आप जानते ही हो कैसे लिखोगे यार, ठीक है, ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूं, है ना। जो पहला वाला प्रूफ था उसी को फॉलो करके आप लोग लिखना है पूरा, ठीक है। और कॉम्यूटेटिविटी का एक और लॉजिक दे सकता हूं इसी टेबल से। देखो ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स को आप ध्यान से देखो, डायगोनल एलिमेंट्स में वही 5 एलिमेंट आ रहा है ना जो सेट में है, सही बात है। और इस डायगोनल के अक्रॉस आप देखो जरा कि सिमेट्रिक बन रहा है चीजें। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 तो 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, पूरा सिमेट्रिक बन रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह, है ना। तो अगर ये सिमेट्रिक बन रहा है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से ही कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये क्या होगा, कम्यूटेटिव भी होगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो कम्यूटेटिविटी को आप टेबल से भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो, और एक और आपके पास ऑप्शन बचता है कि कॉम्पोजिशन टेबल से एक और फायदा है कि इनवर्स को आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, जो कि ऑब्वियस है यार। 3 का इनवर्स ये देखो 0, 4 का इनवर्स, मतलब अगर इसके अंडर पे देखो, अदरवाइज आप ऐसे ही करो यार, जो क्लियरली दिखता है n-a वाले फॉर्मूले से आप निकाल दो। 0 का तो 0 होता है जानते हो, बाकी सबका n-a से निकाल दो, तो 5 - 1 5 - 2 5 - 3 5 - 4 आ गया आंसर। क्लियर? तो कॉम्पोजिशन वाला एक बार लिख लीजिए, अब वो कॉम्पिटिटिव वाला मैं लिखा के दे देता हूँ कि क्या एग्जैक्टली आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी सब तो सेम है, एग्जैक्टली आपको वही चीज़ लिख देना है, उसमें और कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। लिख दो, फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट about the principal diagonal the table is symmetrical and therefore commutative property is satisfied तो फिर लिख देना hence from 1 2 3 4 5 मतलब पांचों के पांचों पॉइंट से we can state that
द सेट Z5 इज एन एबिलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 5। क्लियर है, समझ में आया? चलो सिमिलरली आप इस ग्रुप के ऊपर आपको पूछा गया है अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10। अब की बार क्या कर दिया, चेंज करके ऑपरेशन को मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं कॉम्पोजिशन टेबल बनाऊं तो कैसे बनेगा, ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ पे अगर कॉम्पोजिशन टेबल बनाते हैं तो कैसे बनेगा, देख लो। आपको बोला गया है प्रूफ करने के लिए कि ये एक एबिलियन ग्रुप है, तो कॉम्पोजिशन टेबल बनाने से ही मालूम पड़ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, आप जानते ही हो, 1 होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, और 1 इस सेट में बिलोंग भी कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के अंडर पे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता था और इन्वर्स एलिमेंट हमें खुद ब खुद निकालना पड़ता था, है ना। ऐसा नहीं कि इन्वर्स डायरेक्टली आ जाएगा। सही बात है, क्लियर है। चलो तो यहाँ से बेसिकली क्या होगा, देखो R होता था इन्वर्स एलिमेंट। R के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने शेयर भी किया था आपके साथ, अच्छे से मैंने प्रूफ भी करके दिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, ये मान लीजिए 1379 और इधर हो गया 1379। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 1 × 1 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर देता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, ठीक है ना। 3 × 3 9 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 9 ही आएगा। फिर यहाँ पे 21 है तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इधर 9 आएगा, इधर 7 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर 1 आएगा, ठीक है। तो यही पैटर्न चलेगा, ठीक है। अभी आपको देखो यहाँ पे जो भी आंसर आपको मिला है वो इसी सेट का एलिमेंट मिला है ना। आंसर जो भी मिला है 1379 1379 ही मिला है, इसी सेट का एलिमेंट ही मिला है, मतलब क्लोजर तो सेटिस्फाई हो ही रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। और एसोसिएटिविटी के लिए उतना लंबा प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का जो लास्ट लेक्चर में करा के दिया था, एसोसिएटिविटी के लिए आप डायरेक्टली लिख दोगे फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम द टेबल क्लोजर प्रॉपर्टी तो आप खुद से ही लिख पाओगे, इट्स क्लियर दैट, ठीक है, कि ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 बी और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो सी अगर कर दिया तो वही चीज किसके इक्वल आएगा, इसी के इक्वल आएगा। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। एक एग्जांपल देना है तो सिंस दे करके दे दीजिएगा। मान लीजिए कोई भी एक आध एग्जांपल ले लीजिए, 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 7 और उसके साथ 9 ले लीजिए तो कितना आएगा, 3 × 7 21 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1, और इसका आंसर 9 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसी चीज़ को आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो ये चीज़ भी सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है तो 3 × 3 9 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 9 आएगा। क्लियर है, तो ये दोनों चीज़ एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो ऑलरेडी आपको टेबल से विजिबल है, दिख रहा है। बात समझ में आया? क्लियर है दोस्त। चलिए आगे अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या मिला है, ज़रा ध्यान से देखिएगा अगले पार्ट में क्या मिल रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है और 1 यहाँ पे बिलोंग भी कर रहा है ना। और ये प्रॉपर्टी ट्रू भी है, क्योंकि a × 1 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो a ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे a से छोटा ही है। आप जानते हो ऑलरेडी ये सारे के सारे a से छोटा ही है, ठीक है। और तो वही चीज़ a के इक्वल होगा और यही चीज़ इसके भी इक्वल होगा, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऐसे सेटिस्फाई करेगा। और इन्वर्स का अगर मैं बात करूँ तो 1 का इन्वर्स कौन होगा, 1 का इन्वर्स कैसे निकालोगे, इक्वल टू क्या चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है। तो b को अगर 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 चाहिए। तो किस चीज़ को यहाँ पे b कौन है, b तो इसी सेट का एलिमेंट होगा ना। तो चेक कर लो ना किस एलिमेंट को 10 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 मिलेगा, ऑब्वियसली 1 ही होगा। तो 1 का इन्वर्स तो 1 ही होगा, ठीक है। सिमिलरली 3 का इन्वर्स अगर निकालना चाहते हो तो क्या होगा, तो आंसर क्या होगा कि 3b को 10 से डिवाइड करने से रिमाइंडर मेरे को क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 3b को अगर 10 से डिवाइड करें तो b अगर 1 रखते तो 3 × 1 3 आ जाएगा। तो 3 को 10 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा और वो है आपका 7। तो 1 का इन्वर्स 3 का इन्वर्स हो जाएगा 7। सिमिलरली 7 का इन्वर्स हो जाएगा आपका 3 और 9 का इन्वर्स हो जाएगा आपका
1। क्लियर है क्या? तो ये चारों के चारों इन्वर्स जो आ रहा है इन चारों एलिमेंट का, वो इसी सेट में बिलोंग कर रहा है। दैट इज 1 का इन्वर्स तो 1 ही आ रहा है, 3 का 7, 7 का 3 आएगा और 9 का आ जाएगा 1। सॉरी 9 का 1 नहीं, 9 का 9 ही आएगा, 9 का 9 ही आएगा, क्योंकि 9 × 9 81 होता है, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। आंसर मेरे को 1 चाहिए, ठीक है। और 3 का 7 और 7 का 3 हो जाएगा। सही बात है, क्लियर है? तो तीनों के तीनों, चारों के चारों एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो सारे चारों के चारों इन्वर्स इसी सेट में बिलोंग कर रहा है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इन्वर्स एलिमेंट सारे के सारे इसी सेट में एग्जिस्ट कर रहा है और ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रहा है। ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट 1 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो इन्वर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया। और कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी तो यहाँ से दिख ही रहा है कि ये टेबल से आप लिख सकते हो कि ये सिमेट्रिक है, तो ये कॉम्पिटिटिव तो होना ही है, ठीक है ना। क्लियरली अब देखो ना, इसी डायगोनल के अंडर में 3 3 7 7 9 1 1 9 7 7 3 3 पूरा सिमेट्रिक लग रहा है। तो पूरा सिमेट्रिक अगर है तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप बोल ही सकते हो कि 1 और 3 को ऑपरेट करूंगा तो आंसर ये आएगा और 3 और 1 को ऑपरेट करूंगा तो आंसर ये आएगा। बेसिकली उसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है कि 1 और 3 को अगर ऑपरेट करूंगा तो ये आएगा और 3 और 1 को अगर ऑपरेट करूंगा ये आएगा। 7 और 7 को ऑपरेट करूंगा या फिर 7 और 9 को ऑपरेट करूंगा तो ये आएगा और 9 और 7 को ऑपरेट करूंगा तो ये आएगा। तो एग्जैक्टली डायगोनल के इधर उधर का एलिमेंट्स अगर सेम होता है, सिमेट्रिक होता है, तो क्लियरली पता चल रहा है ना कि कॉम्पोजिशन टेबल का डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट अगर कोई पूरा टेबल या मैट्रिक्स बोलो सिमेट्रिक अगर होता है तो इजीली मैं बोल सकता हूँ कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा ही होगा। क्लियर है क्या? तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है और यही फायदा है कॉम्पोजिशन टेबल बनाने का। एग्जैक्टली क्लियर है? तो चलिए इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। अच्छा, तो Z3, अभी देखो ये सेट तो Z3 नहीं होता है, ऐसे ही नाम दिया गया क्योंकि Zn जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्या ये सेट मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 के अंडर में ग्रुप होगा कि नहीं होगा? 1 मार्क का क्वेश्चन भी ये सब आ सकता है। बिल्कुल ग्रुप होगा, क्योंकि आप जानते हो ना ये सेट जो है वो सेट मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n के अंडर पे ग्रुप होता है, हम पढ़ के आए हैं। बट कब होता है? जब n प्राइम होता है। तो देखो यहाँ पे n 3 क्या है? प्राइम है। अगर 3 प्राइम है तब तो ये ग्रुप होगा ही ना, तब तो ये ग्रुप होगा ही ना। और अगर 3 प्राइम है तो यहाँ पे खत्म कहाँ पे होना चाहिए? 3 - 1 पे, बिल्कुल 2 पे खत्म हो रहा है, तो ये बिल्कुल ग्रुप होगा। सही बात है। यहाँ पे भी दिया हुआ है देखो Z4, ठीक है ना, Z4 और Z4 एक बार मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 और एक बार मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के रेस्पेक्ट में पूछा गया है, ठीक है। इसको आप दूसरा कुछ नाम दे दो, जी दे दो, ठीक है। तो Z4 का अगर मैं बात करूँ तो Z4 में तो 0 से लेकर के 3 तक आ जाएगा ना, ठीक है। तो Z4 तो ग्रुप नहीं हो पाएगा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का अंडर में। क्यों जानते हो? क्योंकि आप खुद सोचो ना, 0 का कोई इन्वर्स एलिमेंट आएगा क्या? आप खुद सोचो, 0 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 और यहाँ पे b अगर मैं लगा देता हूँ तो मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए 1, ठीक है। तो 0 × b तो 0 ही आएगा। तो 0 को 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट 1 के इक्वल आ पाएगा? नहीं। तो 0 का तो कोई इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो ये तो कभी ग्रुप हो ही नहीं सकता। अगर Zn का बात कर रहा है तो Zn तो कभी ग्रुप हो ही नहीं सकता मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के अंडर पे। जब तक वो 1 से स्टार्ट नहीं होगा तब तक तो वो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के अंडर पे ग्रुप हो ही नहीं सकता। क्लियर है? सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के अंडर पे भी Z4 ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि 0 का तो इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। हाँ, अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ रहता कि 1 से लेकर के 3 तक या फिर मान लीजिए 4 तक, ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 के अंडर पे ग्रुप होगा क्या? मान लीजिए यहाँ से 4 अगर हटा देता हूँ, सिर्फ ये 3 एलिमेंट अगर होता है, तो क्या ये, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन आपका दिख रहा है, क्या ये एबिलियन ग्रुप हो पाएगा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4? नहीं हो पाएगा। क्यों जानते हो ना आप? क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो क्या दिया हुआ है? कंपोजिट दिया हुआ है ना, प्राइम तो नहीं दिया हुआ है। तो अगर प्राइम नहीं दिया है तब तो ये ग्रुप नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो ना आप? ठीक है। बट इसी जगह पे अगर मैं ये सेट बना देता 1 2 3 4, है ना, और विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 अगर पूछता आपको, ठीक है, कि ये ग्रुप है कि नहीं, समझ में आ रहा है, तो आप बता देते हैं हाँ बिल्कुल ये ग्रुप होगा। और लिखने का तरीका कैसे, वो तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। कॉम्पोजिशन टेबल बना के पांचों प्रॉपर्टी लिख देना है, ठीक है। कॉम्पिटिटिविटी डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक हो गया अगर होना है तो, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहीं से डायरेक्टली पता चल जाता है। एसोसिएटिविटी का तरीका मैं बता चुका हूँ। एडिशन मॉड्यूलो में जो पहले बताया था मॉड n वाला मेथड, और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे तो हो जाएगा।
और बचता है कौन, आइडेंटिटी इनवर्स। आइडेंटिटी में तो आपको एडिशन मॉड्यूलो है तो 0 0 अगर प्रेजेंट हो रहा है और साथ में ये प्रॉपर्टी चिपका दोगे तो हो जाएगा, है ना। और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो अगर है तो सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है और ये प्रॉपर्टी लिख दोगे तो हो जाएगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तो एक लाइन का लिखना है, ठीक है। और इनवर्स प्रॉपर्टी जो है तो अगर ऐसे फाइनाइट वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, इस तरीके का 3-4 एलिमेंट वाले सेट के क्वेश्चन अगर आते हैं तो हर एलिमेंट का आप इनवर्स एलिमेंट निकाल के दिखा दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला। हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट निकालोगे, जैसे हमने पहले भी यहाँ पे निकाला था ना, किस क्वेश्चन में, Z5 में निकाला था ना इनवर्स। तो सारे एलिमेंट 4-5 एलिमेंट ही होते, उस ऑपरेशन के अंडर पे सारे एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट निकालोगे पहले और फिर दिखाओगे एज ऑल द एलिमेंट्स हैज इनवर्स इन दैट पर्टिकुलर सेट, therefore the set G या फिर Z या फिर जो भी सेट दिया जाएगा वो सेटिस्फाई करता है इनवर्स प्रॉपर्टी को, एंड एवरी एलिमेंट हैज इनवर्स इन दैट पर्टिकुलर सेट। ठीक है, क्लियर है दोस्त? चलो, तो ये आपका क्लियर हो गया दोस्त, है ना, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया पूरा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात खास कुछ है नहीं। तो ये क्वेश्चंस आप जरूर कर लीजिएगा, है ना। मैंने यहाँ पे ये रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना। मैंने एक्सप्लेन कर दी सारे के सारे क्वेश्चंस। अभी इसका आंसर आप डिटेल में प्रूफ करके अच्छे से कॉपी में सजा के लिखिएगा, है ना। अगर किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन्स होता है तो मेरे साथ क्लास में शेयर कीजिएगा, मैं उधर डिस्कस करके दूंगा। बाकी पढ़ाना और डिस्कस करने वाला पार्ट पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया, ये चीज़ याद रखना। बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं कि 1 से n-1 तक ये सेट देखने से ही वो ग्रुप बोल देता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो, और एडिशन मॉड्यूलो को 0 से n-1 तक देखने से ही वो उसको ग्रुप बोल देता है। हाँ, एडिशन मॉड्यूलो तो 0 से n-1 तक होता है। अगर 0 से n-1 तक Zn दिया हुआ रहता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो n, वो तो ग्रुप होगा। बट ये हमेशा ग्रुप नहीं होता है, जनरली ये ग्रुप नहीं होता है, याद रखना। विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n, ये ग्रुप तभी होगा जब ये n प्राइम होगा, याद रखना ये चीज, ठीक है। क्लियर है? चलो, अभी ये चीज को देख लेते, ग्रुप्स ऑफ यूनिट्स मॉड्यूलो n, ठीक है, un, ठीक है। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया, वही सेम चीज़ है जो रिलेटिव प्राइम वाला कंसेप्ट है, वही चीज़ है ना। यूनिट्स मॉड्यूलो, ग्रुप ऑफ यूनिट्स मॉड्यूलो n वही है आपका, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखा गया है ना, लेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 1। n ग्रेटर देन 1 क्यों लिखा गया है मैं आपको बताता हूँ। देन द सेट un ऑफ इंटीजर्स लेस देन n आर रिलेटिवली प्राइम टू n इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सही बात है। तो ये एक ग्रुप होगा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, बात समझ आ रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन यही ग्रुप होगा। सही बात है दोस्त, यही ग्रुप होगा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये ऑलरेडी प्रूफ कर दिया गया है ना, कि 1 से n-1 तक अगर आपके पास कोई सेट है, एलिमेंट्स है, जहाँ पे n ग्रेटर देन 1 होगा तो वो एक ग्रुप होगा मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n के अंडर पे, है ना, जहाँ पे n प्राइम होगा और n के साथ बाकी सारे एलिमेंट्स रिलेटिवली प्राइम होगा। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रूफ करके दिया, ठीक है। तो अभी इसका मतलब समझ जाओ। अगर मैं कभी आपको बोलूँ U8 लिखने के लिए, ठीक है ना, तो आप U8 के अंदर क्या लिखोगे? आप वही एलिमेंट्स लिखोगे जो 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, जो 8 के साथ क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। अप टू कहाँ तक? 8 तक। ऑब्वियसली अप टू कहाँ तक? 8 तक, ठीक है। ऑब्वियसली अप टू कहाँ तक? 8 तक, क्योंकि बोला है ना द सेट UN ऑफ इंटीजर्स लेस देन n, जैसे कि लास्ट क्लास में पढ़ा थे ना, 1 2 3 4 अप टू n-1 तक विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो, विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। सही बात है, क्लियर है? चलो, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? सबसे पहले देख लो, U8 को अगर मैं बोलूँ तो U8 क्या लिखोगे? U8 के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएगा वो 8 से तो छोटा होगा, अप टू 7 तक होगा, है ना, और ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगा n का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब कौन कौन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग करो। सेट स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। 1 से कहाँ तक चलता है? n-1 तक। अभी अगर U8 पूछा गया तो यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है? 7 तक हो सकता है। तो क्या 1 से 7 तक सब लिख दोगे? नहीं, 1 से 7 तक वही एलिमेंट्स लिखोगे जो n के साथ, दैट इज 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम मतलब क्या? जिसका 8 के साथ HCF 1 है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अगर मैं सबसे पहले पकड़ूँ 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 तो 8 के साथ HCF 1 ही होगा, तो 1 आएगा। फिर 2 का 8 के साथ HCF 2 हो जाएगा, 2 नहीं आ पाएगा। 3 का HCF 8 के साथ 1 होगा तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। 4 नहीं हो पाएगा, 5 आ जाएगा, 6 नहीं हो पाएगा, 7 आ जाएगा, और मैक्सिमम 7 तक ही जा सकता है। तो U8 आपका यही हो गया।
ये मैं क्यों आपको लिखना सिखा रहा हूं, क्योंकि सिंबल देकर के इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देगा आपको कभी भी। सही बात है। U3 का अगर मैं बात करूं तो U3 क्या आएगा, 1 और 2 आएगा सिर्फ, है ना, समझ ही रहे हो आप। U9 का बात करें तो 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 और 9 का कॉमन फैक्टर 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो रिलेटिवली प्राइम तो नहीं है ना। रिलेटिवली प्राइम तो तभी होगा जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा, समझ ही रहे हो आप अकॉर्डिंगली। फिर 6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 हो जाता है। फिर 7 8 तक खत्म। U1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 के साथ कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता है ना, जो रिलेटिवली प्राइम है। समझो मेरी बात। तो U1 जो है वो 5 है, इसीलिए आपको सेट में यहाँ पे डेफिनेशन में n ग्रेटर देन 1 बोला गया था। समझ रहे हो ना कि U ऑफ 1 यहाँ पे 5 है। सही है। तो अभी इसके अंडर पे 2 सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, वो भी आप कर सकते हो। U10 यहाँ पे लिख करके ही दिया गया है ना, तो ना लिखने से भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हो 2 4 6 8 ये सारे के सारे कहानी जितनी भी है 5, इन सब का 10 का साथ कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है जो 1 से बड़ा है। तो अगर 1 से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर आ जाता है तो रिलेटिवली प्राइम कैसे होगा, तो इसीलिए U10 ये आएगा। ये ना देने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। शो दैट U इज ए ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8। सही बात है। तो क्या करोगे, वही कॉम्पोजिशन टेबल बनाओगे एंड देन अकॉर्डिंगली जो भी काम करना है आप जानते ही हो, वही काम करोगे। ठीक है, तो ये पूरा होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं सॉल्व तो करके दे दिया, सारे बता भी दिया कैसे करना है, क्या करना है। बाकी इसको फिनिशिंग करना, कॉपी में नोट्स बना के अच्छे से लिखना, वो आपका काम है। मैं चेक करूँगा अगले क्लास में। यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगा आज के लेक्चर में, याद रखिएगा सभी, है ना। U8 क्या है, अभी हमने निकाला था 1 3 5 7 है। ठीक है, U8 1 3 5 7 है, तो 4 एलिमेंट इधर और इधर 4 एलिमेंट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो कितना दोस्त, 8। ठीक है, तो कितना आएगा, 1 × 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 9 को 8 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 15 को 8 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, 21 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा, यहाँ पे 15, 7 आएगा, 25, 3 8 24, तो 1 बचेगा, 50 35 40 20, 3 आएगा, 7 ही आ जाएगा डायरेक्टली। 21 को 21/8 कितना, 16 5 35 32 3 49 8 48 1। सही है, तो ये बन गया आपका पूरा मल्टीप्लिकेशन टेबल। सही बात है। तो अभी देखो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स आ रहा है वो 1 3 5 7 ही आ रहा है। क्लोजर तो हो ही गया। एसोसिएटिव कैसे लिखना है आप डायरेक्टली जानते ही हो। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा यहाँ पे, 1 ही होगा, क्योंकि 1 के साथ इन सभी को ऑपरेट करोगे आंसर क्या आएगा, वही एलिमेंट आएगा। 1 × 1 8 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर तो 1 ही आएगा। 3 × 1 रिमाइंडर 3 आएगा। 5 × 1 रिमाइंडर 5 आएगा। 7 × 1 8 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 7 ही आएगा, क्योंकि सारे के सारे 8 से छोटा है मल्टीप्लिकेशन होने के बाद भी। तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। सिमिलरली इन्वर्स निकाल दीजिए। इन्वर्स क्या होगा, 1 का इन्वर्स तो 1 ही होगा। सही है। 3 का इन्वर्स क्या होगा, 3 का इन्वर्स मेरे को लग रहा है, आंसर मेरे को क्या चाहिए, आंसर चाहिए 1, तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि आंसर 1 आ जाए। 3 5 15 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, तो 3 का इन्वर्स तो 3 होगा। 1 का इन्वर्स 1 है, 3 का इन्वर्स 3 होगा। 5 का इन्वर्स आप बोल सकते हो 5 का इन्वर्स, 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें ताकि आंसर 1 आ जाए, है ना दोस्त। चलो तो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, हाँ 25। 5 का इन्वर्स भी 5 ही आएगा और 7 का इन्वर्स भी मेरे ख्याल से 7 ही आएगा। सही है। 48 17 49 हो जाएगा ना, तो 6 से 8 से डिवाइड करोगे तो 48 रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो 7 का इन्वर्स भी 7 हो जाएगा। तो सारे एलिमेंट का इन्वर्स वही है और ये सारे के सारे इन्वर्स भी सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो इन्वर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया। और प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट देखो, ये सिमेट्रिकल भी है, अगर सिमेट्रिकल है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया, तो लिख दीजिएगा अकॉर्डिंगली।
समझ गए ना? तो अभी मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आप मास्टर बन गए होंगे एडिशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, ग्रुप्स ऑफ यूनिट्स मॉड्यूलो एंड ये सब चीज़ों के ऊपर। उनके जनरल क्वेश्चन कैसे करेंगे वो भी करा दिया गया है, पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है तो भी कैसे करेंगे वो भी करा दिया गया है। ठीक है, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीटेड है। एडिशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो हमारा पूरा समाप्त हुआ है ना। अभी हमारा 2 टॉपिक बचता है, लीनियर ग्रुप और सर्कल ग्रुप। उन दोनों को हम देख लेते हैं, उनको देखने के बाद हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। यूनिट 1 में एक और टॉपिक मेंशन है साइक्लिक ग्रुप, बट इस टॉपिक को मैं यूनिट 2 में पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब तक सब ग्रुप को नहीं पढ़ते तो साइक्लिक ग्रुप के साथ एक साथ साइक्लिक सब ग्रुप भी पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा। तो मेरे ख्याल से ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, सब ग्रुप, उसके बाद अगर साइक्लिक ग्रुप का नंबर आएगा कॉसेट वगैरह के बाद तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, ज़्यादा बेटर कनेक्ट थोड़ा बेटर होता है, समझ में भी आपको थोड़ा अच्छे से आएगा, है ना, तो आप इजीली कर पाओगे। अनलेस अनटिल यूनिट 1 में अगर मैं यूनिट 2 में पढ़ाता हूँ साइक्लिक ग्रुप को और यूनिट 1 में कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप नहीं कर पाओगे? क्या कर तो लोगे ही ना, सिलेबस तो कंप्लीट करके ही जाओगे आप एग्जाम में। तो साइक्लिक ग्रुप का जो सेगमेंट है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप का मेन पार्ट जो है साइक्लिक सब ग्रुप ही है। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप में बस डेफिनेशन और 1-2 थ्योरम वही है बस। ठीक है, तो क्यों ना हम बेहतर है उसको सब ग्रुप के बाद ही स्टडी करें तो ज़्यादा इफेक्टिवली समझ आएगा। इसीलिए साइक्लिक ग्रुप को मैं यूनिट 2 में ही रखा है ना। अपन अभी लीनियर ग्रुप और सर्कल ग्रुप को खत्म करते हुए यूनिट 2 में चले जाएंगे अगले हफ्ते से। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी जनरल लीनियर ग्रुप। तो चलिए दोस्त देखते हैं हमारा अगला पोर्शन, दैट इज जनरल लीनियर ग्रुप। ठीक है, ये कंसेप्ट में बिना नाम का ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया था, पढ़ा चुका हूँ, बट फिर भी अभी ऑफिशियली पढ़ा देता हूँ वापस एक बार। ठीक है, जनरल लीनियर ग्रुप किसको बोलते हैं, क्या है क्या नहीं। मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन कराया था लेक्चर नंबर 2 पे, शायद मेरे को ये ध्यान नहीं है कहाँ पे कराया था, बट कराया था उसी के आसपास। ठीक है, तो उधर मैंने आपको बताया था, है ना, द सेट ऑफ n क्रॉस n नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, our set of real numbers is a group with respect to group, स्पेशली नॉन एबिलियन ग्रुप। एबिलियन नहीं होता, क्यों नहीं होता सब बताया जाएगा। ऑफ अ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक ग्रुप बनाता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के अंडर पे ओवर सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, समझने वाली बात क्या क्या है। सेट क्या है समझ गए ना, उस सेट के अंदर क्या होगा, सिर्फ n क्रॉस n ऑर्डर का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा अलग अलग। ठीक है, और जो ऑपरेशन है वो क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन दिया है, सेट दिया है, उसी को ग्रुप प्रूफ करना है, और उसी ग्रुप को हम बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप। उसका रिप्रेजेंटेशन है GL, कैपिटल GL ब्रैकेट में n, R। वो रिप्रेजेंटेशन दे करके भी क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलो मैं आपको समझने वाला पार्ट बताता हूं। पहली बात तो ये समझना है सर n क्रॉस n होना ही क्यों जरूरी है। सर ये भी बताओ कि नॉन सिंगुलर होना क्या नेसेसरी है, और सर स्क्वायर मैट्रिक्स होना क्या जरूरी है। ये 3 कंडीशन क्यों दिया है, क्योंकि दोस्त देखो, अगर n क्रॉस n नहीं होता, कोई भी जनरल ऑर्डर आप ले लेते हो मैट्रिक्स का m क्रॉस n, तब जब क्लोजर प्रॉपर्टी आप प्रूफ करने जाओगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को वैलिड करने के लिए अगला वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस p टाइप का कुछ होना पड़ेगा। तो अगर m क्रॉस n और n क्रॉस p होता है तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो करके जो मैट्रिक्स आएगा वो m क्रॉस p का मैट्रिक्स आएगा, और वो उस सेट में नहीं भी हो सकता है। क्या पता उस सेट में m क्रॉस p ऑर्डर का मैट्रिक्स प्रेजेंट ना भी हो, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फेल ना हो जाए। उस चीज के लिए अपने को बोला गया है कि ये वो नहीं है, मतलब जनरल आप ऑर्डर कंसीडर नहीं कर सकते, आपको फिक्स्ड और स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करना पड़ेगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स का रो कॉलम आप सेम होता है, आप जानते हो, तो n क्रॉस n कंसीडर किया गया है। दूसरा लॉजिक आप ये भी बोल सकते हो, अगर m क्रॉस p अगर आप बोलते हो उधर प्रेजेंट भी होता, बट फिर भी ये कॉम्पिटिटिविटी को फेल कर जाएगा, वो बताएंगे आगे जा करके। ठीक है, तो याद रखना कि यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का बात चलता है n क्रॉस n। और दूसरी बात है नॉन सिंगुलर होना बहुत जरूरी है। नॉन सिंगुलर मतलब क्या, कि एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तभी होता है जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होता है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू को आप जीरो नहीं बोल सकते। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो जाए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर अपन स्टार्ट करें यहाँ पे तो आप देख सकते हो, लेट Mn बी द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n ऑफ रियल नंबर्स। सही है, Mn
विद अ सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, let a comma b belongs to mn are any elements, that is a comma b are non-singular matrices of order n। सही बात है, a comma b belongs to mn be any elements। मान लिया उस सेट से, जिस सेट में सिर्फ नॉन सिंगुलर n बाई n मैट्रिक्स है, उस सेट से मैंने दो एलिमेंट पिक कर लिया, दैट इज दो मैट्रिक्स पिक किया, आप समझ ही रहे हो, a और b। तो दोनों के दोनों नॉन सिंगुलर होगा, तो दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होगा। अगर दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ के आए होंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब ये अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों ही अगर नॉन जीरो है तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा क्लियरली। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी नॉन जीरो है तो मैं बोल सकता हूं ना कि a इंटू बी जो है वो वही प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, क्योंकि a अगर n बाई n का मैट्रिक्स है, b अगर n बाई n का मैट्रिक्स है, तो a इंटू बी भी n बाई n का ही मैट्रिक्स होगा, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और सेकंड कंडीशन क्या था, उसको नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा, तो ए बी का डिटर्मिनेंट भी तो नॉन जीरो आ गया, तब वो भी नॉन सिंगुलर हो गया। मतलब ए बी जो मैट्रिक्स हमारे पास बन करके आया वो नॉन सिंगुलर भी है और n बाई n स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, वो उसी सेट का एलिमेंट है। मतलब ए और बी अगर बिलोंग्स टू mn है तो ए बी भी बिलोंग्स टू mn होगा। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। Therefore AB is a non-singular matrix of order n over real numbers. Therefore AB belongs to Mn is unique and hence Mn is closed under matrix multiplication. Clear? समझ में आ रहा है? Clear है दोस्त? तो इस चीज को ध्यान से समझ करके रखो। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या आता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, सभी जानते हैं। दैट्स वाई यहां पे भी मैं बोल सकता हूं AB इंटू सी बराबर A इंटू बी सी होगा, कन्फर्म। यहां पे नॉन सिंगुलर के साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर मैं जानता हूं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, थर्ड प्रॉपर्टी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है एक मैट्रिक्स के लिए, पढ़ाया गया था आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स IN ऑफ ऑर्डर n अगर बोलते हो आप, है ना, IBN यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम है, तो वही मैट्रिक्स है ना। अगर किसी भी n ऑर्डर का मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसिडर कर लेता हूँ तो ऐसे आएगा, ठीक है। फिर 0 1 0 0, मतलब सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे और बाकी सारे के सारे कहानी क्या होगा, 0 होगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट से 0 होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लियरली बोल सकता हूँ कि I अगर मेरा एक यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ I जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ I अगर 1 हो रहा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ I क्या है, नॉन जीरो हो रहा है। नॉन जीरो हो रहा है मतलब वो सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया और साथों साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रोज कॉलम इक्वल होता है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया। तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट I है, कैपिटल I यूनिट मैट्रिक्स, वो उस सेट में भी बिलोंग कर गया, क्योंकि सेट में बिलोंग करने के लिए जो जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना था उसको वो सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर बैठा। क्लियर है दोस्त? तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ देयरफॉर I इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन Mn। क्लियरली अपन स्टेट कर सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये प्रॉपर्टी भी फॉलो होगा, A इंटू आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, क्योंकि हर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके वही मैट्रिक्स ही वापस मिल जाता है। ये मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी अब क्लास 12 में पढ़ के आया हो। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तक ओके, सब कुछ ठीक ठाक है। अभी अगर मैं इनवर्स का बात करूं तो इनवर्स तो किसी मैट्रिक्स का तभी एग्जिस्ट करेगा ना जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, इसीलिए क्वेश्चन में नॉन सिंगुलर बोला गया। अगर नॉन सिंगुलर नहीं बोलता तब तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ग्रुप होने के लिए तो उसको इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, है ना। इनवर्स मतलब कौन सा इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है। एडिटिव इनवर्स तो माइनस ऑफ ए हो जाएगा, उसके लिए तो नॉन सिंगुलर होना जरूरी नहीं है, बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए तो नॉन सिंगुलर होना ही पड़ेगा मैट्रिक्स को, ठीक है। अदरवाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाएगा ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई आपको नॉन सिंगुलर बोला गया है यहाँ पे। तो सिमिलरली वही लिख देना, ए बिलोंग्स टू Mn बी एनी एलिमेंट, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। तो ए इनवर्स जो है वो भी उसी सेट में बिलोंग करेगा, क्योंकि ए इनवर्स भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका इनवर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा n बाई n ऑर्डर का, तो वो उसी सेट में बिलोंग करेगा। और उसके साथ साथ ये प्रॉपर्टी भी तो फॉलो करना पड़ेगा ना, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई। तो एक मैट्रिक्स और उससे इनवर्स को प्रोडक्ट करने से हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आई ही मिलता है। ये ऑलरेडी आप मैट्रिक्स में पढ़ के आए हो, तो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी को ही यूज किया जा रहा है।
ठीक है। और साथों साथ एक और प्रॉपर्टी होना पड़ेगा कि उसका डिटर्मिनेंट भी क्या, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट भी क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो होना पड़ेगा, ठीक है ना। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, क्योंकि उसको नॉन सिंगुलर प्रूफ तो करना होगा ना, तो इसीलिए अंत में आपने ए इंटू ए इनवर्स आई आपको पता है, तो दोनों तरफ आपने डिटर्मिनेंट ऑपरेट कर दिए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 1 होगा, तो ए इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट को आपने ऐसे ब्रेक कर दिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स नॉन जीरो यहाँ से आ गया। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो नॉन जीरो दिया हुआ था, वो नॉन सिंगुलर था। अभी अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जीरो हो जाता है तब तो प्रोडक्ट का आंसर जीरो आ जाएगा ना, ये तो स्केलर के बीच का प्रोडक्ट, ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट थोड़ी ना है। तो अगर ये नॉन जीरो है तो इसको भी नॉन जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि आंसर नॉन जीरो है। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स नॉन जीरो आ गया, मतलब ए इनवर्स उस सेट में एग्जिस्ट करेगा, तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया और ये ग्रुप हो गया अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बट कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं होता है। कभी कभार ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा, बट हर केस में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसके लिए आपको एक काउंटर एग्जांपल देकर के प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। तो वही मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया, आप प्रूफ कर दीजिएगा। हियर ए बी निकालिए, बी ए निकालिए, दोनों अनइक्वल आएगा, फिर बता देना देयरफॉर ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, जहाँ पे ए और बी दोनों के दोनों उसी सेट का एलिमेंट होना पड़ेगा, और उसी सेट का एलिमेंट है भी। देखो दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 2x2, और साथों साथ दोनों का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। देखो 4 - 6, यहाँ पे 3 - 0, दोनों का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो दोनों नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो दोनों का बीच में जो ए बी और बी ए जब निकालोगे तो दोनों इक्वल नहीं आएगा, मतलब कॉम्पिटिटिविटी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई ये एबिलियन ग्रुप नहीं हो पाया, तो ये सिर्फ ग्रुप रहेगा। क्लियर है दोस्त, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका जनरल लीनियर ग्रुप, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? मैट्रिक्स का क्वेश्चन में ऑलरेडी मैं अनऑफिशियली आपको बता दिया था। बट इसी जगह पे अगर मैं एक एक्स्ट्रा कंडीशन लेके आ जाता हूं, नॉन सिंगुलर ना बोल के अगर मैं बोल देता हूं, चलो नॉन सिंगुलर तो होगा ही, अगर मैं नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होगा, बट अगर मैं उसी डिटर्मिनेंट वैल्यू को नॉन जीरो ना बोल के 1 बोल देता हूं, तब वही जनरल लीनियर ग्रुप स्पेशियल लीनियर ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल n by n स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर R विथ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 forms a non-abelian group with matrix multiplication with respect to matrix multiplication। क्लियर है? तो अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू एक्स्ट्रा एक कंडीशन, एक स्पेशल एक कंडीशन अगर आ जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो यही जनरल लीनियर ग्रुप क्या बन जाता है, एक स्पेशल लीनियर ग्रुप बन जाता है। और उसका एक नोटेशन भी है, SL देकर के उसको रिप्रेजेंट कराया जाता है, SLN, R देकर। तो इसका प्रूफ भी एज इट इज सिमिलर होगा, जस्ट डेल्टा ए नॉट इक्वल्स टू डेल्टा ए इक्वल्स टू 1, मतलब ये नॉट इक्वल्स टू 0। बाकी प्रूफ तो पूरा सेम है, बस डिटर्मिनेंट वैल्यू की जगह पे थोड़ा सा चेंजेस करना है, जो कि आप इजीली कर सकते हो। तो एग्जाम में ना जनरल वाला ना पूछ के आपको ऐसे छोटे छोटे प्रूफ भी पूछ सकता है कि GL2, R है ना, SL2, R, ये भी स्टैंडर्ड नोटेशन की मदद से आपको पूछा जा सकता है कि ये क्या है, ग्रुप है, प्रूफ करो। तो ऑब्वियसली अगर 2 यहाँ पे दिया हुआ रहता है तो आप n by n स्क्वायर मैट्रिक्स ना लेके क्या लोगे, 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करोगे। सही बात है। अब क्या करोगे, आप 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करके प्रूफ करोगे, है ना। 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स A B C D इस प्रकार के कंसीडर करके आप प्रूफ करोगे, है ना। कॉम्पिटिटिविटी बाकी सारे कहानी तो सेम ही होगा, है ना। लगभग एसोसिएटिविटी अगर आप निकाल के दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली लिखने से भी होगा, है ना। तो ये वाला प्रॉपर्टी जो है, अभी तो n by n है तो लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली लिख दिए थे। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट बाकी तीनों में लिखो ना लिखो, इनवर्स में तो जरूर आपको इनवर्स निकाल के दिखाना पड़ेगा। और 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालता है ऑलरेडी आप जानते हो दोस्त। पहले एडजॉइंट निकालो एंड देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो सारे एलिमेंट को। क्लियर है? तो ये पूरा क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहा, इसको आप जरूर अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। समझ में आया? इसको भी कीजिएगा, इसको भी कीजिएगा कि कैसे प्रूफ करेंगे। अगर किसी जगह पे आपका कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो हम क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? समझ में आया? अभी देख लेते हैं हमारा आखिरी पार्ट, सर्कल ग्रुप। 2017 में पूछा था पहली बार, ठीक है। और अभी उस नॉन CBCS का बात कर रहा हूँ, अभी CBCS में तो इसको सिलेबस में भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है। कि सर्कल ग्रुप मॉड z इक्वल टू 1, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जानते हो मॉड z माइनस z नॉट इक्वल टू r अगर होता है तो ये एक सर्कल का लोकस होता है, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ऐसे मान लीजिए जहाँ पे z नॉट सेंटर होता है और r उसका रेडियस होता है, ठीक है। तो z जो है वो इसी सर्कल के ऊपर बिलोंग करता है, तो ये z जो है उन सारे पॉइंट्स को मिला करके आप अगर देखोगे तो एक सर्कल बनेगा। मतलब क्या कि एक वेरिएबल पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है, दैट इज r है।
बात समझ में आया ना? क्लियर? मॉड्यूलस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज डिस्टेंस बिटवीन z एंड z नॉट. जहाँ पे z नॉट तो फिक्स्ड है और z वेरी कर रहा है. तो इसी जगह पे z नॉट अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो क्या जाएगा, मॉड z, और r का वैल्यू 1 ले लेता हूँ. तो z नॉट सर्कल का सेंटर होता है और r रेडियस होता है. तो अगर मैं यहाँ पे z नॉट की जगह पे 0 ले लेता हूँ तो मेरे पास ओरिजिन आ जाएगा, और यहाँ पे 1 ले लेता हूँ तो ये यूनिट रेडियस का सर्कल आ जाएगा, दैट इज यूनिट सर्कल आ जाएगा विद सेंटर ओरिजिन. क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो, तो इसको आपको बोला गया है ग्रुप प्रूफ करने के लिए. इसी चीज को आपको बोला गया है क्या प्रूफ करने के लिए दोस्त? ग्रुप प्रूफ करने के लिए. तो इसको आप पॉज करके अच्छे से नोट बना लीजिएगा. मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उस चीज को, सर्कल ग्रुप को आप कैसे प्रूफ करोगे. ठीक है? अदरवाइज बाकी सॉल्यूशन वगैरह मैं सर्कल ग्रुप का आपके साथ शेयर कर दूंगा. बाकी कंसेप्चुअल पार्ट जो एक्सप्लेन करने वाला पार्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ. ठीक है? कैसे आप सोचोगे जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा कैसे सोचोगे. मान लेता हूं z कोई भी एक एलिमेंट है ना, जो बिलोंग कर रहा है g पे. सही है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा, अगर z g का एक एलिमेंट है तो z क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका मॉड्यूलस कितना होगा, 1 होगा. बात समझ में आ रहा है? जिसका मॉड्यूलस कितना होगा, 1 होगा. अच्छा, तो अगर मेरे को क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसी सेट से 2 एलिमेंट पिक करना पड़ेगा. ठीक है? तो पिक कीजिए 2 एलिमेंट G से, है ना, सच दैट मॉड्यूलस ऑफ Z1 1 है एंड मॉड्यूलस ऑफ Z2 क्या है, 1 है. मॉड्यूलस ऑफ Z1 क्या है, 1 है, और मॉड्यूलस ऑफ Z2 क्या है, 1 है. तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 और मॉड्यूलस ऑफ Z2 जो है वो क्या है, 1 है. पर पता चल गया क्योंकि इस सेट के अंदर जो G के अंदर जो भी एलिमेंट्स होगा वो ये प्रॉपर्टीज फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि G का डेफिनेशन ही है. देखो सेट बिल्डर में लिखा गया Z where Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉड्यूलस ऑफ Z मस्ट बी 1. मतलब इस सेट के अंदर वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जिनका मॉड्यूलस 1 है. क्लियर है? तो अगर मैं दिखाऊं अभी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराना चाहता हूं तो मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा कि Z1 इंटू Z2 बिलोंग्स टू Z. समझ में आ रहा है ना? तो अभी मैं Z1 इंटू Z2, अभी Z1 और Z2 अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये तो कंफर्म है. ठीक है? ये तो मेरे को पता है भाई, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. बट अगर मैं इसी सेट में बिलोंग कराना चाहता हूं तो इसका मॉड्यूलस को भी 1 दिखाना पड़ेगा. तो इसका मॉड्यूलस जब मैं निकालना चाहूंगा तो इसको मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 लिख सकता हूं. तो इन दोनों का वैल्यू 1, तो ये भी 1. तो Z1 इंटू Z2 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जिसका मॉड्यूलस 1 है. तो यहां से कंफर्म हो जाता है कि Z1 इंटू Z2 जो होगा वो G पे बिलोंग कर रहा है. मतलब क्या प्रूफ हो गया कि अगर मैं इस सेट से कोई भी 2 एलिमेंट कंसीडर करता हूं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी G पे बिलोंग करेगा. मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुका है. ठीक है? अभी एसोसिएटिविटी को आप बहुत आसानी से बता सकते हो, है ना, क्योंकि आप जानते हो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन जो है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होता है वो एसोसिएटिव होता है. उसके बीच में ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है. अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से पढ़े हो +2 लेवल में तो आपको पता चलेगा. ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है. अब इस तरीके से करते थे ना, ये 2 + 3 आइटा इंटू 1 + आइटा इंटू 4 + आइटा को आप ब्रैकेट इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. तो मल्टीप्लिकेशन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज टोटली एसोसिएटिव, और उसी लॉजिक से आप ये प्रूफ कर सकते हो. इसमें यूनिट मॉड्यूलस के साथ कोई लेना देना नहीं. नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी एलिमेंट. तो भाई आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? आप जानते हो कि यहाँ पे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन आपका ऑपरेशन दिया गया है. ठीक है ना? आप ऑब्वियसली यहाँ पे मैं आपको बोलना भूल गया कि यहाँ पे आप बार बार प्रोडक्ट ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपका ऑपरेशन क्या दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन दिया गया है. ठीक है ना? अच्छा, तो अभी अगर मैं बोलूं मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है? आप बोलोगे सर रियल नंबर्स के केस में तो 1 होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्या 1 होगा? हाँ बिल्कुल 1 होगा. दुनिया का हर एक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बट सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं है. बट सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है विथ इट्स इमेजिनरी पार्ट एज 0. क्लियर है दोस्त? तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि 1 जो होगा ना वही एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, क्योंकि दुनिया के सारे रियल नंबर एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. और ये 1 जो है वो बिल्कुल आपका G पे बिलोंग भी करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है. समझ में आ रहा है ना? ठीक है? इस सेट में कौन बिलोंग कर रहा है? सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर है. सही है? तो 1 = 1 + आइटा इंटू 0 बिलोंग्स टू द सेट G. सही बात है. एंड ये वाला प्रॉपर्टी भी तो फॉलो करना पड़ेगा ना, आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी. बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस घूम के आएगा. ठीक है? तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा. सही बात है. क्लियर है? चलो,
और अभी मेरे को लास्ट में क्या दिखाना है, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो अगर z कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो g पे बिलोंग कर रहा है, तो इसका इनवर्स क्या g पे बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, वो मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे देखेंगे, चलिए देखते हैं। अगर z g पे बिलोंग कर रहा है तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका मॉड्यूलस 1 होगा। तो यहां से मैं सॉल्व करके ये बता सकता हूं ना, 1 बाई मॉड z इक्वल टू 1। तो 1 बाई मॉड z इक्वल टू 1 अगर है तो 1 बाई मॉड z को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 बाई z का होल मॉड्यूलस, क्योंकि मॉड ऑफ z1 बाई z2 इज मॉड ऑफ z1 बाई मॉड ऑफ z2। तो मॉड ऑफ 1 तो 1 ही होगा और मॉड z रहेगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्लियरली पता चल गया ना कि ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे को मिल गया 1 बाई z जिसका मॉड्यूलस 1 है। अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी एक और कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। 1 बाई 2 प्लस 3 आइटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो होगा, ये तो आप जानते ही हो। इसको आप रैशनलाइज करके इजीली एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा 1 बाई z। अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1 बाई z भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और उसका मॉड्यूलस भी 1 हो गया। मतलब क्या कि ये g का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि g पे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जो जिसका मॉड्यूलस 1 है। तो 1 बाई z एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और उसका मॉड्यूलस भी 1 है। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं 1 बाई z g पे बिलोंग करेगा। एंड मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि z इंटू 1 बाई z अगर मैं करूंगा वही चीज 1 के इक्वल आ जाएगा, वही चीज 1 बाई 1 के इक्वल आएगा। कन्फर्म में आएगा ही आएगा, क्योंकि z और z कैंसिल होके 1 आएगा आपके पास। ठीक है ना, तो आप क्लियरली ये बोल सकते हो ना कि भाई आपके पास z एक एलिमेंट था g का, ठीक है, और एक और एलिमेंट आपको 1 बाई z मिल गया सच दैट a स्टार b इक्वल टू 1 आ रहा है। मतलब क्या, स्टार तो मल्टीप्लीकेशन होगा और 1 कौन है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो z इंटू 1 बाई z अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ रहा है तो मैं क्लियरली बोल पाऊंगा ना कि 1 बाई z इज द इनवर्स ऑफ z। समझ में आ रहा है ना, 1 बाई z इज द इनवर्स ऑफ z विच इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सही बात है, क्लियर है। और वो 1 बाई z g पे भी बिलोंग कर रहा है, तो कंफर्म ये प्रूफ हो गया कि ये क्या होगा, इनवर्स प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। दोस्त कंफर्म ये प्रूफ होगा, ये किसको सेटिस्फाई करेगा, ये इनवर्स प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे बोला नहीं है बट फिर भी मैं बता देता हूँ, एज z1 इंटू z2 कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन के अंडर पे, तो ये एबिलियन ग्रुप भी हो जाएगा। ग्रुप तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ ये एबिलियन ग्रुप भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, सर्कल ग्रुप इसी को बोलते हैं। ये जो यहाँ पे तो एग्जामाइन करने बोला गया था, बट यही जो ग्रुप है ना इसी को सर्कल ग्रुप बोलते हैं। सही बात है, ये जो ग्रुप है, क्योंकि हमने प्रूफ वही तो प्रूफ किया ना कि ये जो सेट है वो मल्टीप्लिकेशन के अंडर पे, मैट्रिक्स नहीं ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के अंडर पे ये क्या बन रहा है, एक ग्रुप बन रहा है। तो वहीं से तो समझ में आता है ना कि अच्छा ये अगर ग्रुप बन रहा है तो इसी को शायद सर्कल ग्रुप को रिप्रेजेंट करके बोला जा रहा है। ठीक है, यही सर्कल ग्रुप है जहां पे सर्कल का पहचान आ रहा है, क्योंकि मॉड z इक्वल टू 1 जो लोकस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी के ऊपर बेस करके एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, कि मान लो अगर आपके पास एक सेट है जहां पे सिर्फ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ग्रुप फॉर्म करता है अंडर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के अंडर पे ग्रुप फॉर्म करता है। तो अभी आप बोलोगे सर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रुप हो जाएगा, अभी तो सर्कल वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, अभी तो आ रहा है सिर्फ खुला छूट है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए, है ना। मॉड z इक्वल टू उसका मॉड्यूलस 1 आना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट वहां से जीरो को हटा दिया, क्यों हटाया, क्योंकि जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ ही रहे हो ना, जीरो का इन्वर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के अंडर पे जीरो का इन्वर्स तो 1 बाई 0 हो जाएगा, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दैट्स वाई जीरो को हटाया गया। अगर जीरो होता तो इसको ग्रुप नहीं बोल पाते, जीरो नहीं है तो ये ग्रुप होगा। अभी प्रूफ कर सकते हो आप, प्रूफ कीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन अगर है तो मैं डिस्कस तो करूंगा ही ना दोस्त, सब कुछ बता करके दे दिया लेक्चर में। अभी लिखना कैसे वो अगर आप लिख नहीं पा रहे हो वो तो लिख के दूंगा ही ना, चिंता क्यों करते हो। बट ट्राई कीजिएगा दोस्त, ऐसा नहीं है कि बोले सर ने बोल दिया तो अपने को खुला छूट मिल गया तो अपन करेंगे ही नहीं, बोला आप करके दो तो मैं करके तो दे दूंगा, बट एग्जाम से पहले दिन रात को आपको पता चल जाएगा इसका नुकसान क्या है। समझ में आ रहा है ना, इसका भरपाई आपको उसी दिन को पता चल जाएगा। क्लियर है दोस्त, समझ आ गया। तो मेरे ख्याल से आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझ गए होंगे दोस्त। जो भी रिमेनिंग आपका डाउट्स है वो अपन क्लास में ले लेंगे एंड अकॉर्डिंगली डिस्कस कर देंगे। क्लियर है, तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं। क्यों, आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं। यूनिट 1 हमारा इसी के साथ साथ समाप्त होता है ना। साइक्लिक ग्रुप जो है वो अपन यूनिट 2 में कवर करेंगे। तो अगले क्लास से हमारा प्योर नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, एंड देन आपका सब ग्रुप वाला टॉपिक पूरा डिटेल में स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते चलिए, अलविदा। आगे बात करेंगे अगले क्लास में।